नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। पश्चिम बंगाल में इमामों और पुजारियों को दिया जाने वाला धार्मिक भत्ता समाप्त कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये अद्भुत फैसला किया गया। अब सरकारी खजाने के इस पैसे का उपयोग स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप के माध्यम से राज्य के मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय बहुत ही सकारात्मक और सुखद कहा जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को फिर भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी और पूरी की पूरी टीम गद्दार नज़र आती है। वो कहते हैं गद्दार हैं ये लोग। अब इसको क्या कहा जाए? राहुल गांधी आदत से लाचार हैं या फिर उनका मानसिक दिवालियापन है ये? लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की समस्याओं का उल्लेख करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार करार दिया, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि उन्हें रह कर कुछ बेतुके, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान देने की आदत सी पड़ गई है और वे इस आदत से लाचार होते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से कहा जाए तो कई बार अपने भोंडे और ओछे बयान दोहराते रहते हैं और यह प्रतीति भी कराते हैं कि मानो उन्होंने कोई बहादुरी का काम कर दिखाया हो। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने गद्दार वाले अपने बयान को दोहराते हुए बार बार कहा कि आरएसएस वाले सुन लो, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूं कि मोदी और शाह गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। संविधान खतरे में है, ये उनका पुराना जुमला हो गया है। अब इसे वे जाने कितने बार दोहरा चुके हैं। इसे एक तरह से ऐसे देखा जाए कि वो लगातार किसी एक बात को लेकर के अड़ जाते हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि एक समय ये जोरदार हमला करते हुए मोदी शाह की टीम पर कहा था चौकीदार चोर है। ये जुमला वो बार बार दोहराते रहे। वे प्रधानमंत्री को सैनिकों के खून की दलाली करने वाला और न जाने क्या क्या कह चुके हैं। बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि राहुल गांधी के ऐसे अशोभनीय बयान उन पर ही भारी पड़ते आ रहे हैं, जो लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के परिणाम आए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि उनके बयान, उनके विवादित बोल उन्हीं पर भारी पड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करे न करे, राहुल गांधी जैसे इनके सरीखे नेता भारतीय जनता पार्टी का बाखूबी प्रचार कर देते हैं। अब आप गौर कीजिए, राहुल गांधी इस तरह की भाषा बोलते हैं। उनका ये अशोभनीय बयान आज का नहीं है। वो कुछ समझने को भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक विफलताओं से हताश हो गए हैं और कुंठित होकर राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और वे राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। ये बड़ी गलतफहमी है राहुल गांधी की। और कैसे गलतफहमी है, मैं इस बात का विश्लेषण करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो वैसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ओछी और अपमानजनक बयानबाजी विरोध अथवा आलोचना का पर्याय नहीं हो सकती है कभी भी। आप इस तरह के बयान दे करके आलोचना की समा बांधें और कहें कि ये विपक्ष में, हम विपक्ष के नेता हैं इसलिए सरकार के कार्यों की आलोचना करना मेरा धर्म है, तो ये धर्म सहिष्णु बयान नहीं है।
आपका ये बयान मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है और इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी इस तरह के ओछी बयानबाजियों से खुद अपने पैरों में ही टंगड़ी मार रहे हैं। वो लगातार लंगी मार रहे हैं, यानी वो सरपट दौड़ने की कोशिश करने के प्रयासों में इसलिए विफल हो जाते हैं कि उनके ही बयान जनता को नहीं सूट करते और उन पर भारी पड़ जाता है, उलटबासी हो जाती है। ज़रा गौर कीजिए कि इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां अगर नहीं की गई होती तो बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम, जिस पर SIR को लेकर के इन्होंने तूफान और आंधी खड़ी कर दी थी और फिर बाद में विदेश यात्रा पर जाकर चुपचाप ऐश मनाने लग गए थे, उसमें SIR को लेकर कहीं कोई अगर आपत्ति होती तो जनता सामने आती, लेकिन जो भी जनता को सामने लाया गया वो सब फर्जी निकला। और मतदान के दौरान देखा गया, जो चुनाव परिणाम बताते हैं कि सारे के सारे बिहार में जो जातीय आधार पे लोगों का ध्रुवीकरण होता है तो सारी जातियां एक तरफ हो गई, यानी NDA की तरफ हो गई, सिर्फ एक कारण से कि ये लालू यादव का कुनबा फिर सत्ता में आएगा और फिर वही कथित जंगल राज बिहार में कायम हो जाएगा। राहुल गांधी फिस हो गए। राहुल गांधी की सारी आबो हवा, जिस तरह से उन्होंने हवाबाजी की, जिस तरह से समा बांधने की कोशिश की, वो सब एक फितूर की तरह नजर आया और उसका कोई परिणाम से लेना देना नहीं था। यानी परिणाम उनके पक्ष में आते तो बात आती समझ में, लेकिन परिणाम सीधे उन्हें औंधे मुंह गिराने वाला साबित हुआ। इसे आप क्या कहेंगे? अब ऐसा ही काम अब लगातार फिर वो करना शुरू कर चुके हैं। अब चूंकि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वे किसी से कुछ सीखेंगे, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से तो यह सीखना ही चाहिए कि शब्दों की मर्यादा लांघे बिना प्रधानमंत्री अथवा उनके सहयोगी दलों, उनके सहयोगियों की कड़ी आलोचना कैसे की जा सकती है। ये सीखना उनको अपनी बहन से चाहिए, लेकिन वो सीखने को तैयार नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल की तुलना में प्रियंका कहीं अधिक प्रभावी वक्ता हैं। उनकी बातों का एक असर होता है और जनता उनकी तरफ दीवानगी की हद तक मुड़ने लग जाती है। आखिर इसकी वजह भी तो राहुल गांधी को तलाशनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि उनके बयान से लोग मुंह फेर लेते हैं या हंसी टिटोली करके उड़ा देते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा की बातों को बड़ी गंभीरता से लोग सहेजते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये राहुल गांधी को समझना है। लेकिन लगता नहीं है कि राहुल गांधी इसे सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने बेतुके बयानों से चर्चा में आना उनकी एक फितरत बन गई, उनका एक स्वभाव बन गया है। चर्चा में तो वो अवश्य आ जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ हासिल नहीं होता है। उनकी छवि अक्खड़, अशिष्ट और अगंभीर नेता के रूप में अधिक उभर कर सामने आती है। उनकी एक समस्या यह भी है कि वे ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो उनके हर बेतुके बयान की केवल वाहवाही ही नहीं करते, बल्कि इसमें इसके लिए होड़ भी मचती रहती है कि कौन कितनी अधिक अशिष्ट बयानबाजी कर सकता है। यानी उनकी आभा मंडली में भी वैसे ही लोग हैं जो चाटुकार कहे जा सकते हैं। सिर्फ राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला करके चाटुकारिता करना उनका धर्म है और यही करके वो अपनी नौकरी बजा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस तरह के स्वभाव से, इस तरह के अड़ियल रुख से देश की राजनीति में उल्टा असर पड़ रहा है, इसे समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी लगातार फिसड्डी हो रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मैंने और भी कहा कि जिस तरह से अचानक तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और DMK का साथ छोड़कर कांग्रेस
चली गई जोसेफ विजय के साथ। अब उसका समीकरण देख लीजिए, लोकसभा में समीकरण बदल चुका और ऐसा ही लगभग सभी प्रांतों में होता चला आ रहा है। राहुल गांधी इससे बाज नहीं आने वाले हैं और राहुल गांधी को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपको मैं बता रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार विपक्ष के लोग कर देते हैं। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं और फिर वही कर रहा हूं। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। टी.एन. शेषन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का उभार उस कदर नहीं था जैसा आज है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने कमल फूल निशान आवंटित किया। अब इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी विरोधी तत्वों ने कहा कि ये धार्मिक निशान है, इसको फ्रीज किया जाना चाहिए। भाजपा ने उसे पकड़ लिया, सड़कों पर उतर गए। पूरे देश भर में जो भी कमल फूल निशान और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानता था वो भी जान गया और वो समझ गया कि आखिर इसमें क्या बुराई है। भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल निशान मिला है और हमारे सनातन की संस्कृति में कमल फूल को अधिष्ठात्री माना गया है देवी देवताओं के लिए। अगर कोई इसको लेकर के हमारे बीच आता है तो इसमें बुराई क्या है। अब आप कहेंगे कि इसमें राहुल गांधी या फिर भारतीय जनता पार्टी विरोधी तत्वों की क्या गलती है। गलती यही है, ऐसे किसी प्रतीकात्मक मुद्दे को लेकर के आप जब विरोध करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। और प्रतिक्रिया जो हुई वो प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं के बयानों और उनके अभियान के चलते हुई। इसलिए ये कहा जाना चाहिए कि अगर विपक्ष इस तरह का रुख नहीं अपनाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी बढ़त नहीं मिल पाती। और उसके बाद कालांतर में देख लीजिए अयोध्या आंदोलन, उसके बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, धारा 370 और काशी विश्वनाथ मंदिर, इन सब को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, उसका विरोध करने वाली पार्टियां जिस तरह मुखरित हुईं और जिस तरह गोलबंद होती गईं, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक करार दिया गया। आप अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सनातन की बात करती है तो वो सांप्रदायिक हो गई। और फिर क्या अभियान चला? अभियान विपक्षी दलों ने ये चलाया कि सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी जमात विपक्ष की एकजुटता हो गई, एक मंच पर आ गए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। ये नैरेटिव बनाया था। हरकिशन सिंह सुरजीत उसके कर्णधार थे। उसकी प्रतिक्रिया देखिए। भारतीय जनता पार्टी को तो रोक लिया तत्काल आपने, लेकिन उसका उभार पूरे व्यापक रूप से देश में जिस तरह से हुआ वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से भाजपा और एनडीए का प्रचार अभियान चला है, उससे कहीं अधिक फायदा विपक्षी नेताओं के बयानबाजी से हुई है। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी इस रूप में उठाई है कि भाजपा को अपने प्रचार से ज़्यादा विपक्ष के नेताओं के प्रचार से, यानी प्रतिक्रियात्मक प्रचार से लाभ मिला है। पश्चिम बंगाल उसका सबसे अनूठा उदाहरण है, बिहार उसका सबसे बेहतर उदाहरण है। और उसके बाद अगर आप गौर कीजिए तो आने वाले चुनाव की जो कड़ियाँ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होने जा रही हैं, उसमें भी अगर राहुल गांधी और विपक्ष का कुनबा ऐसे ही प्रचार करता रहा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, तो तय मानिए कल फिर ये सिर धुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आ रही है। चुनाव आयोग ईवीएम का दुरुपयोग कर रहा है और प्रशासनिक महकमे का दुरुपयोग करके ये सत्ता में पहुंच रहे हैं। इसी तरह के अनर्गल बयानों से आप जनता को गुमराह करेंगे, आप आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, अपना चेहरा खुद आईने में नहीं देखेंगे, कहाँ आपको कौन सी कमज़ोर कड़ी है जिसके चलते आप पिछड़ रहे हैं और कौन सा ऐसा
कारण है जिसकी वजह से आपको लोग वोट नहीं दे रहे हैं, आपका जनाधार नहीं बढ़ रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।